नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन कैसे आता है, इंटरलॉकिंग, इसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल पर जो फ्रिक्शन होता था, नॉर्मल रिएक्शन देखे थे और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो चलिए आज के लेक्चर में उसी के आगे का जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अभी इसी चैनल पर एप्टीट्यूड भी चालू किया है। तो जिनको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी है, जो लोग एसएससी, यूपीएससी या जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अभी यूपीपी की भर्ती आई है, वो सब वो वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। और आप ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स बंद हो जाएगी। फिजिक्स भी इस चैनल पर कंटिन्यू जैसे अल्टरनेट पे आ रही है वैसा लेक्चर आता रहेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। अब देखो फ्रिक्शन में आज का जो लेक्चर है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। तो आइए समझते हैं एक एक करके कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन रीड करते हैं, फिर इसका डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो चलिए डिफिनीशन रीड करते हैं। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विथ द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये कह रहा है कि जो एंगल आपका रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच बनता है उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए सबसे पहले आज फिर शुरू करते हैं। ये देखो एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका मास है m। अब देखो अगर ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, इसका मान लेते हैं कुछ है, ये सरफेस का फ्रिक्शन सरफेस है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। अब देखो जब ये किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, सबसे पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसको दिखाते हैं किससे, n से। और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आपका वेट आएगा। अगर मास m है तो इसमें g का मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका वेट होगा। अब देखो अगर ये फ्रिक्शन है, मान लेते हैं कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है जिसको नाम दे देते हैं P। अब जब इस पे फोर्स लगा के देखो इस सरफेस पे इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, जब ये फ्रिक्शन इस सरफेस पे है तो इसके अपोजिट में क्या जनरेट होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो चलिए फ्रिक्शन फोर्स को भी बना देते हैं। सब सेंटर से पास कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन का मैं कलर चेंज कर देता हूं इस डायरेक्शन में। ये क्या आएगा आपका, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम। और इस बॉडी को मूव करने के लिए जो आपका P है, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप जाके वहां से देखिए, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो जो P है इससे ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स से, तभी बॉडी आपकी मूव करेगी। नहीं तो आपकी बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अगर P लेस देन F है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो आपकी बॉडी किस में रहने वाली है, रेस्ट में रहने वाली है। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। तो आज चलिए अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेशन क्या कर रहा है। एंगल मेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन है, आपका नॉर्मल रिएक्शन आया और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का, तो इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसको मैं एक स्क्वायर बना देता हूं ताकि, अब देखो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं, ऐसे उसका रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट को नाम देते हैं आर। ये आपका रिजल्टेंट है और इसी के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ, ये एंगल, इसको नाम देते हैं थीटा। इसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट के बीच
जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए यहां मैं लिख देता हूं। तो जो थीटा है आपका, थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिएगा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ये है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक एक टर्म को बहुत ही आराम से डिटेल में समझ रहे हैं। पेशेंस रख के सारी चीजों को समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं ये सी है। कलर चेंज कर देता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको नाम दे देते हैं सी। इसको नाम दे देते हैं ए। ए सेंटर पे है तो इसको नाम दे देते हैं ओ। और ऊपर नाम दे देते हैं बी। अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि एंगल क्या आता है, उसके बीच में यहाँ हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है आपका? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हमने माना है थीटा, ये उसके बीच का एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब आप इस ट्रायंगल में लगाइए, सी सी ओ बी में, ट्रायंगल सी ओ बी में आप tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है? सी बी। तो चलिए इसको लिखते हैं बी सी डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है आपका? यहाँ देखिए, बेस है ओ बी। ओ बी। अब बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी को देखो यहाँ, बी सी बराबर ओ ए है कि नहीं, उसको लिख देते हैं बी सी बराबर ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी। और ओ ए और ए बी, ओ बी का वैल्यू कितना है? देखो आपको दिया हुआ है, ओ ए की वैल्यू कितनी है? नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई ओ बी की वैल्यू कितनी है आपकी? सॉरी, ओ ए की वैल्यू है आपका फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। यहाँ देखो ना, ओ ए का है आपका एफ एक्स मैक्स। तो एफ एक्स, एफ एस क्या है आपका? फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आपका क्या है? ओ बी। ओ बी की वैल्यू है नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखो, कल हम एफ एस इक्वल टू म्यू एन लिखते थे कि नहीं? तो एफ एस बाई एन क्या आएगा आपका? म्यू आएगा। तो टेन टेन थीटा इक्वल टू हम म्यू एस लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप देखो एकदम आराम से, यहाँ कुछ भी मैंने नहीं किया है। यहाँ आपको म्यू एस की वैल्यू भी डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए। अभी तो देखो इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, ये आपका जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है और ट्रिंगल का। इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप एक बार जाके, मैंने मैथमेटिकल टूल का प्ले लिस्ट बनाया है, वहाँ पे देखिए। अब देखो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो जो आपका कोफिशिएंट है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का, ये किसके बराबर है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना। कैसे लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि फ्रिक्शन एंगल होता क्या है। देखो ये चीजें भले ही छोटी हैं, कई बार जेई और नीट में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इग्नोर मत करना। यहाँ ध्यान देना कि किसके किसके बीच बन रहा है। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट और नॉर्मल के, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। देखो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन makes with horizontal when a body placed on it just begin to slide down। देखो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ रिपोज आपका वो होता है कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है और उस एंगल पर बॉडी जस्ट नीचे स्लाइड होने वाली है, तो जिस एंगल तक स्लाइड नहीं हो रहा है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो चलिए डायग्राम से मैं बनाता हूं तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखो आपका मान लेते हैं एक इंक्लाइंड सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
यहाँ से इंक्लाइंड सरफेस है। और जो एंगल ऑफ रिपोज है, इसको एंगल रिपोज को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, और यहाँ जो है इसको आपको थीटा से करते हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ मैं इसलिए नाम दे दे रहा हूँ। अब मान लेते हैं इस पे एक मास रखा हुआ है, कोई एक ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक क्या करेगा? अब देखो कंडीशन क्या थी, पहले इतना था, मान लेते हैं, इसके बाद हमने इसको उठाना शुरू किया। अब जब इसको हम यहाँ से एंगल जब हम चेंज करके उठाना शुरू करेंगे, तो देखो आप ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे आना शुरू होगा कि नहीं? जैसे ही स्लोप इंक्रीज होगी तो तुरंत नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज आपका वही है कि मैक्सिमम कितने एंगल तक ये जा सकता है जब तक ब्लॉक आपका नीचे ना आए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू आपको दिया हुआ है। अब देखो, जब इस पे फ्रिक्शन फोर्स है और ये इसको हम ऐसे उठा रहे हैं, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है? जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वही तो इसको बैलेंस करेगा। तो चलिए इसका रिजॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर इसका मास सेम है तो इधर क्या आएगा? आपका mg आएगा। रिजॉल्विंग का अब तो आपको एक्सपीरियंस आ ही गया होगा। और इसका ये एक्सिस डालते हैं। अब देखो, जब यहाँ से फाई एंगल बना रहा है, तो यहाँ से जब वही जा रहा है तो यहाँ से भी क्या एंगल बनाएगा? आपका फाई बनाएगा। और जब हम mg का कंपोनेंट देंगे तो इधर क्या निकल के आएगा? mg cos फाई इस एक्सिस पे। और इधर क्या निकल के आएगा? mg sin फाई। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। कुछ नहीं किया, यहाँ मैं नोटेशन डाल देता हूँ। फाई है आपका एंगल ऑफ रिपोज। फाई है आपका एंगल ऑफ रिपोज। ये मैक्सिमम एंगल है जहां तक आपका इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। अब देखो, इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस कौन करेगा? अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा तो इसको फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ एस से, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू एन। अब जब ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है तो इस डायरेक्शन में इसका क्या फोर्स आएगा? एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा। मैंने नॉर्मल की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई दो सरफेस कांटेक्ट में है तो वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होता है, और ये दोनों सरफेस पे इक्वल होता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जाइए प्रीवियस लेक्चर में, देखिए वहां मैंने सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए इसको अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, अभी अपना कैसे है, इस डायरेक्शन में है ना, इसको हम एक्स नाम दे रहे हैं, इसको वाई, जो अपना यहाँ पे एक्सिस हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में हम बैलेंस करते हैं। तो इधर देखो किसको क्या बैलेंस कर रहा है? जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है mg साइन फाई। तो चलिए लिखते हैं एफ एस। और ये जब उसको रोक के रखा है तो ये कितना है? मैक्सिमम है। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक यहां से आपका स्लाइड कर जाएगा। ये क्या आएगा? mg साइन फाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे, तो जब y इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? n इक्वल टू एम जी कॉस फाई। n इक्वल टू एम जी कॉस फाई। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ क्या आएगा? आप देखो, एफ एस मतलब फ्रिक्शन फोर्स मैक्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ एम से एम जी से एम जी चला जाएगा, क्या बचेगा? tan फाई। और आप ध्यान से देखो, यहाँ म्यू एफ एस इक्वल टू आपका क्या होता है? म्यू एन। तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा? म्यू इक्वल टू आपका आएगा एफ एस डिवाइडेड बाई एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम tan फाई को म्यू एस नहीं लिख सकते? क्योंकि यही स्टैटिक फ्रिक्शन है जिससे वो नीचे नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कोई डिफरेंट नहीं आया है। अगर आप पिछले इक्वेशन से यहाँ दोनों में क्या रिलेशन है उससे मैच करोगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? tan फाई था, उधर tan थीटा है। तो यहाँ से जब हम tan फाई
इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाई इक्वल टू थीटा, किस केस में, मैक्सिमम के केस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। जो आपका कोफिशिएंट है वह इसका अगर हम टेंजेंट ले लेंगे तो वही हमारा एंगल ऑफ रिपोज आएगा उसके पैरेलल में। और यहाँ से आप देख सकते हो एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो चाहे आप जो एंगल बोलो, यहाँ से प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं दोनों आपका बराबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका सलूशन जरूर मिलेगा। तो चलिए अगला लेक्चर देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में जैसा कि अभी हमने देखा, आपने क्या, एक तो हमने ब्लॉक देखा है, एक ब्लॉक दूसरे सरफेस पे रखी रहती थी। पहले उसको समझते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू सरफेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। देखो ये कह रहा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब आता है जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे को रगड़ते हैं। तो चलिए यहाँ एग्जांपल मैं उसका बना दे रहा हूँ। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका कुछ न कुछ फ्रिक्शंस है, और एक फोर्स P लगा के खींचा जा रहा है। देखो जब ये आगे खींचेगा तो पीछे क्या जनरेट होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। पूरा मैं FBD इसका दिखा दे रहा हूँ। अगला पॉइंट कर रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन माइक्रोस्कोपिक सरफेस। देखो जब इस सरफेस को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे जूम करके तो ये कैसा दिखेगा कुछ, ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में आपको समझाया था। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसको देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। जब आप मालिक इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे इस सरफेस को मैग्नीफाई करके तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखो जब पहला आगे जाने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला सरफेस उसको रोकने की कोशिश करेगा, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो देखो ये सरफेस दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, इसलिए नाम दिया गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगला पॉइंट है द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। देखो ये कह रहा है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या आता था, म्यू एस। जो ये है किस पे डिपेंड करता है, आपके सरफेस के टेक्सचर पे, टेक्सचर मतलब रफनेस जो होता है, और उसके टेम्परेचर पर। ये रहा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। एक क्या होता है, इसमें हमने अभी जितने भी यहाँ आप देखो देख रहे थे सारा हम स्लाइडिंग ही देख रहे थे। अब अगला टाइप का देखते हैं जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अभी देखो इसको खींचना कितना टफ होगा, अगर इसी में मैं व्हील लगा दूं इस ब्लॉक में तो इसको खींचना कितना आसान हो जाएगा। अभी देखो यही ब्लॉक है, अब इसमें अगर व्हील लगा दें, इस पे आप जरा सा फोर्स लगाओगे तुरंत जाने लगेगा। तो व्हील के कारण जो इसका कांटेक्ट एरिया का आपका कॉन्सेप्ट था कि फ्रिक्शन आपका कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में थे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन आ रहा था। जब हमने व्हील लगा दिया तो इसका जो कांटेक्ट एरिया वो कितना कम हो गया है, जिसके कारण उस पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम आते हैं। तो चलिए रोलिंग फ्रिक्शन का पहले डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसका हम जो अपना क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या करा है, रोलिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ऑन द सरफेस। देखो ये कह रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन तब आता है जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सरफेस पर रोल करता है। आप देखो ना, यहाँ एक सरफेस है आपकी, मानो कोई रोड है, और इस पे एक वैन है जिसको एक फोर्स से खींचा जा रहा है। तो जो उसके व्हील हैं वो रोड के कांटेक्ट में है, जिसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन वहां आता है। अगला पॉइंट है रोलिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस। अब देखो जब ये व्हील, इसको मैं जूम करके दिखाता हूं, जब आपका व्हील, मानो ये व्हील है, कुछ इस तरीके से व्हील होती है। अब जब ये रोड पे आएगी, इसका यहां कर देता हूं, तो ये कुछ इसको प्रेस करेगी। तो
अभी देखो ये इस फॉर्म में था, लेकिन जहाँ इसको ये दबा रही है, उतना इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जिसके कारण ये डिफॉर्मेशन सरफेस का हो रहा है। उसके कारण आपका रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है। मानो आपका व्हील इस डायरेक्शन में घूम रहा था। अगला पॉइंट है द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसके कोफिशिएंट को हम म्यू आर से दिखाएंगे, जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन है, इसलिए म्यू आर दिखा रहे हैं। इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। देखो जो आपका ये म्यू आर है, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो उस जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, द डेप्थ टू विच द ऑब्जेक्ट कैन सिंक एंड द टफनेस ऑफ द सरफेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप याद करिएगा, ये जेई या नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रोलिंग, या सिंक का दे देगा, टफनेस ऑफ सरफेस दे देगा। तो अगर आपको प्रॉपर आइडिया नहीं रहेगा तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए रोलिंग फ्रिक्शन का हम जो अपना क्वेश्चन सिलेबस में है उसको देखते हैं। अब देखो मैं मान लेता हूँ एक व्हील है, आइडियल केस में ये एक सरफेस पर आपका क्या है, मूव कर रहा है। ये जो सरफेस है इसका कोफिशिएंट है म्यू आर, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ से इसकी रेडियस दी हुई है स्मॉल आर। यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल आर है रेडियस ऑफ व्हील। अब देखो ये हो क्या रहा है, इस पे एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, मतलब इसको ढकेल रहा है। तो जब इसको ये ठेलने की कोशिश करेगा क्या होगा, आपका इस डायरेक्शन में रोल करेगा, व्हील रोल्स फॉरवर्ड। यहाँ लिख देते हैं आपका व्हील रोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपका व्हील जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल कर रहा है। अब आपको बताना है कि जो इसका फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना आएगा। जब इधर जा रहा है तो इधर आपका क्या रेजिस्टेंस करेगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा कि नहीं, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस रोलिंग। यहाँ लिख देता हूँ फ्रिक्शन। देखो पेशेंस रख के लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है तो ये बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है, आप देखोगे इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार। तो चलिए अब यही निकालते हैं इस पे क्या क्या कितना डेवलप होगा। तो देखो अगर ये यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ से इसका क्या डेवलप होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, आएगा कि नहीं, जिसको हम कैपिटल एन से दिखा रहे हैं अब। तो चलिए इसका डायरेक्ट देखो इस सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो आपका एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता था उसके बारे में। तो ये जो फ्रिक्शन रजिस्टिंग रोलिंग फोर्स आपका आता था एफ आर, एक तो ये डिपेंड करता था नॉर्मल रिएक्शन पे, जो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रही, और दूसरा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था जो इसका रेडियस था इस व्हील का। तो अगर इसको हम कंबाइंड लिखेंगे, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई आर। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों तरफ की वैल्यू को बराबर कर सके। तो चलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं। यहाँ आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको नाम दिए हैं ए म्यू आर। तो ए हुआ आपका फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला, एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू एन बाई आर। अगर यहाँ कोई भी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एन क्या है, आपका नॉर्मल रिएक्शन है। देखो कोई भी फार्मूला आप लिख रहे हो, किस सिंबल का क्या मतलब है वो आना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। और आर के बारे में मैंने ऊपर लिख ही दिया है, आर है आपका व्हील रेडियस। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका जरूर आपको आंसर दूंगा। और म्यू आर है आपका कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आपके सिलेबस में इतना ही है, बस ये बेसिक सा फार्मूला जानते रहिए, इतने पर आपका क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा
समझते हैं कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। अ suitcase is gently dragged on a conveyor belt moving at 2 meter per second. If the coefficient of friction between the belt and the suitcase is 0.5, how far will the suitcase move on the belt before coming to rest? देखो ये क्या करा, इसका मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई एक सूटकेस है, वो एक कन्वेयर बेल्ट पे गिरता है। कन्वेयर का मतलब पता है ना, आप देखोगे इंडस्ट्री में लगी रहती है, या आप अभी रेलवे स्टेशन पे देखो जो ऑटोमेटिक सीढ़ियां रहती हैं, एक तरह से वो भी कन्वेयर ही होती हैं। तो वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द सूटकेस, अब देखो जो बेल्ट और सूटकेस है, हाँ मैं डायग्राम बनाता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है आपका कन्वेयर। कन्वेयर आपका किस स्पीड से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। अब इस पे अचानक क्या हुआ कि एक सूटकेस आके गिर गया। अब देखो यहाँ वही लॉजिक है, अगर सूटकेस इस पे आया तो सूटकेस भी किस स्पीड से जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड से ही सूटकेस भी आपका जाएगा। और इसके बीच का जो फ्रिक्शन आपको दिया है, म्यू की वैल्यू, वो दिया हुआ है 0.5। देखो कोई भी क्वेश्चन आया आप उसका डायग्राम बनाया करिए, तो आपको विजुलाइज होने लगेगा कि क्या पूछ रहा है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब देखो यार, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ दूर पे जाके सूटकेस रुक जाएगा कि नहीं। तो आपसे वही पूछ रहा है कि सूटकेस कितने दूर पे जाके रेस्ट में आ जाएगा। तो क्या आपसे पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। एस इक्वल टू 0। अब देखो ये इस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो जो डेटा दिया है उसका यहाँ मैं लिख लेता हूँ। चलिए इसका सलूशन चालू करते हैं। अब देखो अपने को दिया क्या क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू दी है 0.5। अब देखो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकेंड से। जिस स्पीड पे कन्वेयर पे गिरा है वही स्पीड इसकी ले लेगी। काइनेमेटिक्स में मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है दूसरा उस पे आएगा तो सेम वेलोसिटी उसकी भी हो जाएगी। और जब ये रेस्ट में जाएगा तो v इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूटकेस जो है वो आपका रेस्ट में आ जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब देखो यार, जब ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर आपका क्या आएगा? इधर आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको क्या, अगर एस चाहिए तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए। अब आइए उसको निकालने का जुगाड़ करते हैं। तो उसको मेरा एक ही है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। अभी मान लेते हैं कि इसका मास m है, सूटकेस का भी ये हट जाएगा, m m से कट जाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ कौन सा फोर्स आ रहा है? केवल आपका फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, एफ एस इक्वल टू एम ए। और जब ये यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से क्या जनरेट करेगा? एक नॉर्मल जनरेट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। और आप फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं? म्यू एन। म्यू एन इक्वल टू एम ए। और एन की वैल्यू आप क्या आएगी अगर ये नीचे आएगा? तो एन की वैल्यू आएगी एम जी। तो चलिए यहाँ पुट करिए, म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। देखो एक्सेलरेशन निकालना है, कितना इजीली हम इसको निकाल रहे हैं। ए से ए कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू आया म्यू जी। अब ये तब होता जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते, लेकिन ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये हमेशा किधर लगेगा? निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो ए इक्वल टू माइनस म्यू जी। क्यों? क्योंकि आपका फ्रिक्शन एक्टिंग बैकवर्ड, फ्रिक्शन एक्टिंग अपोजिट ऑफ मोशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, जो जैसे दिया है उसको वैसा कर दिया है। इसके बाद समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगाया। अब म्यू की वैल्यू कितनी दी है? म्यू की वैल्यू 0.5 है, 0.5। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आया,
आपको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पता है तो तुरंत आप एस निकाल लोगे कि नहीं? तो हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे जिसमें ए और एस दोनों हो। अब अपने को टाइम नहीं पता है तो इसलिए टाइम का नहीं लगाएंगे, तो एक ही है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अपने से पूछा जा रहा है v की वैल्यू क्या है 0 माइनस u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 4.9 इंटू एस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू निकल के आएगी 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा, देखो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 4.9। जब इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 0.408 मीटर। जो आपका सूटकेस है वो 0.408 मीटर की दूरी पर जाकर रुक जाएगा। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया, कुछ नहीं था। जेई और नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एकदम इजी, जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो और 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो। एग्जामिनर का मेन मोटो होता है आपका कॉन्सेप्ट चेक करना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो ये जो हमने यहाँ डिराइव करके लाया है ए इक्वल टू म्यू जी, इसे आप याद रखना, आगे आने वाले क्वेश्चन हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ 4 क्यों आ गया। चलिए इसको रीड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक ऑफ वुड weighting 10 kg on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है कि कोई एक ब्लॉक है जिसपे 49 न्यूटन का बल लग रहा है। ये सॉरी ये 2 है आपका। तो आइए इसका हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। जब इसका डायग्राम आप बनाओगे, एक ब्लॉक है कितने केजी का है, 10 केजी का है। इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 49 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ का जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक, इतना से ब्लॉक खींचा जाएगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 49। जैसे ही ये दिया आपको दिमाग में हिट हो जाना चाहिए। एक फ्रिक्शन सरफेस है, यहाँ म्यू है इसकी, तो आपसे पूछ रहा है क्या, म्यू बताना है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है, मतलब थीटा आपको बताना है। देखो जैसे ही हमने ड्रॉ किया सारी चीजें अपने को दिखने लगी हैं। तो यहाँ से क्या आएगा किसका, 10G नीचे आएगा और ऊपर निकल के आएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो जो फोर्स है एफ अप्लाइड, जो ये एफ अप्लाइड है क्या है आपका 49 न्यूटन, यही तो है जो उसको जस्ट खींचने के लिए सफिशिएंट है। तो ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, क्योंकि अगर ये जितना लगाओगे तो चलना शुरू कर देगा। इसमें यही एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए जब इसकी वैल्यू दे दी है तो आप क्या करोगे, एफ इक्वल टू म्यू एन कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, एफ बाई एन। एफ की वैल्यू है आपकी ए आपका एफ है, एफ की वैल्यू है आपका 49 और एन की वैल्यू है 10 और जी की वैल्यू है 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.5। तो कितना इजीली हमने निकाल दिया, केवल यही ट्विस्ट था, इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। तो हम एफ इक्वल टू म्यू एन इजीली लगा सकते हैं। अब अगला आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता था, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हमने क्या निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू, और म्यू की वैल्यू आपकी आई है 0.5, tan इनवर्स 0.5। और जब इसका हम इनवर्स लेंगे तो थीटा इक्वल टू निकल के आएगा 26 डिग्री 34 मिनट। देखो ये टेंशन आप मत लीजिए कि ये रटना पड़ेगा, ये आपको पेपर में दिया रहेगा कि tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू इतना मिनट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, वापस से क्वेश्चन सॉल्व करिए,
सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। A block of mass 2 kg rests on a plane inclined at an angle of 30 डिग्री। जो अभी हमने पढ़ा नहीं, एंगल ऑफ रिपोज और ये सब वही है। देखो जिसने भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अच्छे से किया होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे, बस यहाँ एक फ्रिक्शन फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस बनाना है, इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करना है, सारा आंसर अपने आप निकल आएगा। तो ये बोल रहा विथ द हॉरिजॉन्टल, कोई एक ब्लॉक है 2 केजी का जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है और वो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे क्या दिया, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.7। जो ब्लॉक और वो इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के बीच का फ्रिक्शन है कोफिशिएंट, वो 0.7 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। आपसे पूछ रहा है कि उस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको पिछले लेक्चर में आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा तो 100% आप इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपना सबसे इजी ट्रिक क्या है, पहले उसका हम एक डायग्राम बनाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है ताकि हमको विजुलाइज होने लगे चीजें। तो ये है एक प्लेन। प्लेन कितने डिग्री पे है आपका, 30 डिग्री पे। मान लेते हैं कितना दिया है, एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है 2 केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बीच के सरफेस का जो फ्रिक्शनल ऑफ कोफिशिएंट है म्यू, म्यू की वैल्यू है 0.7। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अब देखो जब यार ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्लॉक को रिजॉल्व करिए। तो चलिए अगर ये 2 केजी है तो इसका वेट आएगा नीचे 2 इंटू जी, और यहाँ से हम एक्सिस डालते हैं। अब यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, अगर ये 30 है तो ये भी बनाएगा 30 डिग्री। इधर आपका आएगा वाई एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस जिसको हमने टिल्ट कर दिया है, 30 डिग्री से रोटेट कर दिया है। और इसके बैक में क्या आएगा, इसके जस्ट अपोजिट आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू है म्यू एन। और यहाँ से आपका एक फोर्स आएगा। अब देखो यार ये अगर ये सरफेस पे टच कर रहा है तो इसको परपेंडिकुलर क्या फोर्स आएगा, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगा जिसको हम नाम देते हैं एन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इधर आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 2 इंटू जी इंटू कॉस 30। और इधर कितना आएगा आपका, अब तो ये सब आपको एकदम आने लगा होगा, आप कब से हमारे साथ लेक्चर देख रहे हैं। इधर आपका आएगा 2g साइन 30। रिजॉल्विंग का हमने इंक्लाइंड प्लेन का इतना क्वेश्चन किया है कि अगर आप जरा सा भी ध्यान देके देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो अब देखो यार ये फ्रिक्शन फोर्स और इन दोनों का हम निकाल लेते हैं, इसमें कौन सा ज्यादा है पहले चेक करते हैं, आएगा कि नहीं, तब चीजें हमें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम ये फोर्स लगा रहे हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या लग रहा है, 2g साइन 30। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इग्नोर मत करना, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो। और देखो यार जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ आप थोड़ा पेशेंस रख के रखिएगा, क्योंकि मैं क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता, भले कितना भी टाइम लगे। जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरा कंटेंट मैं डिलीवरी करता हूँ, ताकि यहाँ से देखने के बाद आपको कहीं और लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। अब अगला है आपका एफ डेक्स, जो सॉरी ये एफ जो आपका फ्रिक्शन है। तो एफ इक्वल टू क्या है, म्यू एन। एन की वैल्यू क्या आएगी जब आप इधर बैलेंस करोगे, एन की वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एन की वैल्यू आएगी 2g cos 30। जब आप वाई डायरेक्शन में बैलेंस करोगे तो एन की वैल्यू यहाँ उठा के रखिए। एफ इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.7, एन की वैल्यू है 2g, जी की वैल्यू 9.8 इंटू कॉस 30 डिग्री।
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए निकल के आएगा 11.88 न्यूटन। देखो यहीं पे ट्विस्ट है, आपका फ्रिक्शन आया कितना। यहाँ देखो मैं ऐसे आपको ब्लॉक दिखा दे रहा हूं। जो आपका फ्रिक्शन आया है F इक्वल टू ए निकल के आया है 11.88 न्यूटन। और जो फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, जो फोर्स F इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, वो कितना आया है? F की वैल्यू आई है 9.8 न्यूटन। अब आप इसको ध्यान से देख के बताइए यहाँ क्या होगा। ब्लॉक किधर जाएगा? ब्लॉक नीचे जाएगा? बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। नीचे के डायरेक्शन में केवल 9 पॉइंट, अब देखो यार, दो लोग हैं, उधर वाला ज्यादा हैवी है, उसका वो 11.88 तक रोक सकता है, और ये लगा कितना रहे हैं? 9.8 तक ही लगा पा रहे हैं। तो क्या ये इसको नीचे ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले आएंगे। यहाँ मैं उसको वर्ड फॉर्मेट में भी लिख देता हूँ। जो आपका एफ लिमिटिंग है, जो इसको होल्ड कर सकता है, वो 11.88 न्यूटन तक होल्ड कर सकता है। आपका किससे ज्यादा है? इस फोर्स से। तो आपका बॉडी क्या होगा? बॉडी विल बी रेस्ट, बॉडी नीचे आएगी ही नहीं। अब देखो, अगला कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है उस ब्लॉक पे। तो आपको पिछले लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि अगर आपका एफ लेस देन एफ है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होता था? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता था। तो जो इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, यहां मैं इसका फिर से डायग्राम बना देता हूं। देखो नीचे की तरफ अगर F इक्वल टू 9.8 लग रहा है, तो इसको जो बैलेंस करने आएगा, इसको फ्रिक्शन फोर्स जस्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। अगर ये अभी इतना लगा रहे हैं तो F भी आएगा कितना? 9.8 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो पिछले लेक्चर को जाके अच्छे से देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू आपका आएगा 9.8 न्यूटन। वही कॉन्सेप्ट है कि फ्रिक्शन फोर्स आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन जेईई या नीट में आप देखोगे। जब मैं पीवाईक्यू कराना चालू करूंगा, बहुत बार पूछा गया है। क्योंकि लोग ये मैक्सिमम, देखो गलती होती कहाँ है, डायरेक्ट लोग ये फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं और 11.88 टिक कर देते हैं, और ऑप्शन में भी ये दिया रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो जितना अप्लाइड फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसी के ही बराबर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जितने भी लेक्चर हमने अभी तक 2 लेक्चर डिस्कस किए, उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ जो भी मैं डिस्कस करता हूँ इसका पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद मैं सारा पीडीएफ या पीपीटी जो भी है वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें हम और क्या-क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।